हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में। चलिए, आज हम लोग का डे 11 है और शायद ये अपना आखिरी लेक्चर है ग्रेविटेशन पे। फिर अपन दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना, ये है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। अब आपने केपलर लॉ ऑफ मोशन जो है बुक में भी पढ़ रखा होगा, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट जो लॉ है ना, वो बोलता है कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन अ क्लोज इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, गोल गोल नहीं, सर्कल में नहीं, किसमें? इलिप्टिकल पाथ में। जिसमें कि सन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? सन होता है फोकस पे। आपको पता है ना, इलिप्स मैथ में आपने पढ़ा होगा कि इलिप्स होता है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं। कौन कौन से फोकस? ये वाले और ये वाले फोकस। इन्हीं दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे क्या होगा? सन होगा। तो यही वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एंड सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। अब आपको पता है कि इलिप्स के बारे में छोटी सी जानकारी कि इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें बी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ये मैथ वाले बच्चों के लिए है। मैथ वालों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इलिप्स का इक्वेशन इस तरीके से हमने पढ़ा है, जिसमें कि ई होता है इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी का ना एक रेंज है। रेंज क्या है? 0 से लेके 1 तक। अब अगर ये वैल्यू 0 आती है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 0 आती है, तो ये सर्कल कहलाता है, ये इक्वेशन सर्कल का हो जाता है। लेकिन अगर e इज इक्वल टू 1 आता है तो वो होता है इलिप्स का, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जब ये यहाँ पे सन है और यहाँ पे प्लैनेट है, प्लैनेट इस तरीके से घूम रहा है, तो हर बार प्लैनेट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहेगा सन से। देखो, यहाँ पे दूरी क्या रहेगी? यहाँ पे दूरी कम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है कि प्लैनेट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सन ऑल द टाइम। सारे समय पे ये चीज़ इक्वल नहीं रहता है। अब एक चीज़ समझ लीजिए इसके पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या है? पोजीशन है कि अगर ये बहुत नज़दीक है, मतलब सबसे नज़दीक वाला जो पोजीशन होता है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये पोजीशन, ये इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेलियन। और इसको जो सबसे दूर होता है, इसको हम बोलते हैं एपिलियन। ठीक है, एपिलियन, या हम लोग इसको एपिगी भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस ए ई हो जाएगा। ए प्लस ए ई हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो, आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। कहाँ से? आपको पता है ये दूरी ए है, ये वाली दूरी कितनी है? ए। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये वाला ए ई। तो कितनी दूर हो गया? देखो, ए प्लस ए ई। अच्छा, मैं अगर इसकी बात करूँ ये दूरी की, तो ये कितना होगा? तो जवाब है कि ये यहाँ से यहाँ तक होता है ए, और इतना दूर तो है ए ई। तो कट गया तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए ई हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है कि सबसे जब नज़दीक वाली दूरी पे रहेगा, सबसे जिसको हम लोग बोल रहे थे कि पेरिफेलियन या पेरीफेरी बोलते हैं हम लोग उसको, तो ये कहाँ पे होगा? ए ब्रैकेट में, ए और ब्रैकेट में 1 माइनस ई। यहाँ तक समझ में आती है? फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था कि सन जो है, ये था कि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन अ क्लोज इलिप्टिकल पाथ वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। यही पढ़ा आपने। सेकेंड लॉ पे आते हैं। देखो, सेकेंड लॉ पे हम लोग को क्या जानना है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विथ कांस्टेंट स्पीड। लिख देता हूँ कि प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विथ कांस्टेंट स्पीड। हर जगह पे स्पीड क्या है ना, कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कैसे होता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोज, व्हेन इट इज नियर, लिख दो, नियर टू सन, एंड स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन। सन से जब ये दूर रहता है ना, तब उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। और जब ये क्या होता है, सन से नज़दीक रहता है, तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब इसी पे ना नियम है। अब नियम क्या है, ये देखिए। नियम यहाँ पे है कि द एरियल वेलोसिटी, समझाता हूँ मतलब एरियल क्या होता है। द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको ये सेकेंड लॉ समझ में आएगा कि एरियल वेलोसिटी। देखिए क्या होता है, मैं बोल रहा हूं कि मान लो, अब समझिए कि एरियल वेलोसिटी देखो क्या होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि
सेम टाइम पे इक्वल एरिया कवर करना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है इन अ फिक्स टाइम या यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। लिख देता हूँ यहाँ पे कि एरियल वेलोसिटी क्या होता है कि एरिया कवर्ड बाय द सन, बाय द प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट विथ सन इज with respect to time is called aerial velocity। हैंड राइटिंग खराब हो गया, थोड़ा माफ करना। एरियल वेलोसिटी क्या होता है कि एरिया कवर, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो मान लो कि टी टाइम में ये एरिया इतना कवर हुआ है, तो टी टाइम में यहां पे भी क्या होना चाहिए, एरिया कवर इक्वल होना चाहिए, ये सेकेंड लॉ बोलता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि एरिया covered by the planet, या एरिया स्वीप आउट, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, एरिया कवर्ड या स्वीप आउट बाय द प्लैनेट इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, मैं मान लो बोल रहा हूं कि देखो ये टी टाइम में यहां से यहां तक एरिया कवर करता है, कौन सा एरिया, ये वाला जो मैंने आपको इस तरीके से लाइन से बनाया है। तो यहाँ पे भी ना टी टाइम में इक्वल एरिया करेगा, मतलब ये जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है एक प्लैनेट, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ। बात समझ में आई? मतलब क्या हो गया कि डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मैं अगर बोलूं कि a1 अपॉन t1 इज इक्वल टू हो जाएगा a2 अपॉन t2 इज इक्वल टू a3 अपॉन t3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या एरिया पर यूनिट टाइम किसी भी समय में लूँ मैं, मान लो ये एरिया को a1 बोल दिया मैंने, मान लो ये a1 है, दिस इज a2, कहीं पे हमने और भी ले लिया होता है a3, तो ये सब एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर आप उसका पर यूनिट टाइम के लिए निकालोगे तो। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है, वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, अलग रहेगी। आपने ये चीज़ यहाँ पे भी लिख रखा था कि जब वो नज़दीक होता है तो ज़्यादा वेलोसिटी रहती है, देख रहे हो, टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तक चला गया, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी बहुत कम है, देखो इतना ही दूर कवर कर पाया। हाँ, लेकिन क्या कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एरिया जो है वो इक्वल स्वीप आउट हुआ है सेम टाइम में। समझ में आता है ये चीज़? चलो इसको पहले लिख लो, फिर आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ में हमने क्या ले लिया कि देखो एक डायग्राम बनाया है मैंने यहाँ पे, और डायग्राम में दिख रहा है ये डायग्राम, यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, सन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लैनेट है। तो प्लैनेट जो है ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मान लो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, इस जगह पे, और ये क्या है, इसका रेडियस है, दिख रहा है, ये रेडियस जो है मैंने इसको बढ़ा दिया और बोला कि रेडियस और रेडियस वेक्टर पता है ना इधर होता है, तो रेडियस और वी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, यही छोटा सा डायग्राम को ना मैंने यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाया है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आर दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे लिया था, और ये क्या है, इसकी हाइट है, और ये क्या हो गया देखेंगे इसको। अब हमने बोला कि देखो ये dt जो है ना, ये छोटे से टाइम के लिए ये v dt, आपको पता है ये डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो v इंटू क्या हो गया dt, यहाँ पे लिखा है मैंने, प्लैनेट मूव फॉर टाइम dt टाइम के लिए मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रैवल किया होगा, v dt, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये जो कर्व लाइन है ना इसको v dt बोल रहा है। अच्छा, चूंकि ये हम इसको ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, देखो ये दिख तो नहीं रहा है ट्रायंगल जैसा, लेकिन हम इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि dt बहुत छोटा है, तो मैं इसको ट्रायंगल बोल दूंगा। देखो ये सोचो खिसक के यहाँ आ जाए, इधर कहीं पे आ जाए, तो ऐसा हो भी जाए तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ही तो बनेगा। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मुझे, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे हाइट कितनी होगी, तो हाइट के लिए मैंने क्या ले लिया कि भाई अब ना आप इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल है, देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये ट्रायंगल को देखो, ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ना अपना समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये कर्व लाइन बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखेगा। तो ये जो अंदर की एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये वाला,
ये कितना है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो मैंने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एच है और हाइट, हाइपोटेनस कौन है, ये वाला देखो, ये है हाइपोटेनस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना हो गया वी डी टी। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा वी डी टी। समझ में आ रहा है साइन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब यही हाइट मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये पूरे एरिया ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ये पूरा ट्रायंगल देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रायंगल है इसका एरिया मिल जाएगा। कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आ गया समझ में। तो हमने क्या लिखा, बेस के जगह पे क्या लिखा आर और हाइट के जगह पे लिखा वी डी टी साइन थीटा। देखा था हमने यहाँ पे। चलो एरिया हमको मिल चुका है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि टॉर्क अबाउट द सन, अब कोई चीज़ मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि टॉर्क ना जीरो होता है, इसको समझना अच्छे से। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर और एफ वेक्टर में, आर वेक्टर और एफ वेक्टर में एंगल कितना है, 180। देखो आर वेक्टर किधर है बेटा, ये वाला है आर वेक्टर। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है, जीरो। तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। इफ टॉर्क इज जीरो, टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो आपको पता है टॉर्क मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं बात करूँ ऐसे कि यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई डी टी, यही होता है। तो अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉन्स्टेंट, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट। अब सोचिए कि एंगुलर मोमेंटम का, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो, कर लिया आपने कॉपी ये चीज़, ये फ्रेम, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। आर क्रॉस पी मतलब क्या हुआ, ये एल क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम, पता है ना आपको, लिख देता हूँ कहीं पे, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और पी क्या है, पी है लीनियर मोमेंटम। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, पता है आपको। पी मतलब क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी भी लिख दिया हमने। तो ये कितना हो गया, एम वी आर साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना तो साइन थीटा आ जाएगा। और अगर एल कांस्टेंट है तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट है, ठीक। अब मुझे बताइए कि चेंज इन एरिया मतलब डी ए कितना होगा। डी ए इज इक्वल टू, हम बोलें कि अगर आपको ए पता है, ए कितना था, देखिए ए कितना था, ए ये था कि हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। तो ये जो ए है यही तो है अपना क्या, डी ए, छोटा सा एरिया, छोटे से टाइम के लिए डी टी के लिए हमने बात किया था। तो डी ए कितना हो जाएगा, हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, और हमने साथ में एम एम से मल्टीप्लाई कर लिया। मास से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है कि ये बन जाएगा एम वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे डी टी 1/2 तो हमने लिख ही रखा था। अब आपको पता है कि ये वाला चीज़ कितना होता है, ये वाला जो चीज़ है ये, दिस इज हाउ मच, दिस इज एम वी आर साइन थीटा इज एल। तो क्या बोलेंगे, एल बाई 2m, और ये डी टी कहाँ चला गया, ये इधर चला गया। मतलब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। एल तो कांस्टेंट था, मास भी कांस्टेंट है, मतलब दिस इज कांस्टेंट। सो डी ए बाई डी टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था। समझ में आ रहा है कि डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट, यही हमारा बात है। तो यहाँ तक तो प्रूफ हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई स्पीड भी हम कैलकुलेट कर लें, कि हर जगह आपने बोला कि स्पीड अलग अलग है, तो स्पीड कितनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बना रखा है कि स्पीड ऑफ प्लैनेट एट क्लोज पॉइंट एंड फार पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफिलियन और पेरिफिलियन, जिसको हम लोग एफिगी और पेरिफिगी भी बोलते हैं, पेरिगी, ओके। तो V1 हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लो V2 सबसे जब नज़दीक है, तो V1 और यहाँ पे V2। आपको पता है कि ये दूरी कितनी होती है, हमने पहले ही करके बताया था आपको कि R2 इज इक्वल टू होता है A और ब्रैकेट में 1 प्लस ई। यहाँ पे क्या होता है A 1 माइनस ई। क्लियर है ये चीज़। अब सोचिए कि एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं L1 इज इक्वल टू L2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और L1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, R1 P1 इज इक्वल टू R2 P2। अब P के जगह पे हम MV1 लिख देते हैं, MV2 लिख देते हैं, MM कैंसिल हो गया। यहाँ पे अपने पास आ रहा है कि R की वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है, A ब्रैकेट में 1 माइनस ई V1 इज इक्वल टू A प्लस 1 प्लस ई A V2। A भी कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पे एक इक्वेशन लाया, उस वो है फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, 1 माइनस ई V1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई V2। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको बात समझ में आई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए आप अप्लाई कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते हैं उसमें क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो हमने बोला कि टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन। भाई अगर ये एनर्जी अगर कंजर्व है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। यहाँ पे भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक।
यहाँ की जो पोटेंशियल है वो याद है आपको क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, जी एम एम बाई आर, आर क्या है R1। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर V1 स्क्वायर हमने लिख दिया क्योंकि वहाँ पे V1 है वेलोसिटी। U2 की जगह पे हमने क्या लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन मतलब दूर वाला, याद है आपको ये सेकेंड पोजीशन था। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम, एम कौन सा सन वाला, और एम बाई R2 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे, आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको ना V1 और V2 की एक वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी होगी, इतनी होगी। अब इस वैल्यू को आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है, ये बुक में तो हम लोग को नहीं मिलता है, हाँ, बट अगर आप जेई के लिए कोई डेडिकेटेड बुक यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा ये चीज़। ओके, तो V1 और V2 आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है, जो कि आपके पास फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे कि केपलर का जो तीसरा नियम है वो क्या है। तो पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं केपलर का तीसरा नियम। तो थर्ड लॉ हम लोग यहाँ पे क्या बताता है हम लोग को कि मान लो यहाँ पे प्लैनेट 1 है एंड दिस इज प्लैनेट 2 और यहाँ पे क्या है, सन है। तो ये क्या बताता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, जो भी उसका रेडियस होगा। ओके, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो है वो पूरी तरीके से ये बात सत्य नहीं है। कैसे, तो आप कौन सा रेडियस लेंगे, कभी यहाँ होगा कभी वो यहाँ होगा, तो रेडियस कैसे बात कर सकते हैं, ये सर्कल तो है नहीं। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला है ना वो है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है। लेकिन चूंकि हमें हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें ना बहुत शॉर्टेड फॉर्म में दी हुई है, ठीक है, और जेई के सिलेबस में भी यही है। सो एक्चुअल में तो ये फॉर्मूला है, बट हम लोग को ना ये बातें सिखाई जाती है, यही बात हमको डेराइव करनी है यहाँ पे। चलिए डेराइव भी कर लेते हैं इस बात को कि प्रूफ पार्ट। प्रूफ पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेट्स, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ये बात कि लेट्स सपोज प्लैनेट रिवॉल्व इन अ सर्कल, ठीक है, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे में क्या बोलेंगे हम कि अगर रिवॉल्व कर रहा हो, घूम रहा है, तो उस पर दो टाइप के फोर्सेज लग रहे होंगे। एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और बाहर की तरफ अगर लग रहा है फोर्स तो बाहर चला क्यों नहीं जाता, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रखा है। कितना, तो जी एम एम अपॉन कौन सा, आर। क्या आप आर स्क्वायर होता है, सॉरी, एम और एम यहाँ से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या आप बोलेंगे, अच्छा एक आर को भी हटा दीजिए, यहाँ से कितना आ गया ये। सो आप बोल सकते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, जी एम ऑफ सन अपॉन आर, बोल सकते हैं ऐसा। क्या आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले, चलो, रूट ऑफ कितना हो गया, जी एम ऑफ एस अपॉन आर, मास ऑफ सन अपॉन आर। यहाँ तक बात समझ में आती है, अच्छा ठीक है, कॉपी कर लिया था ना आपने। अब क्या करें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू, अच्छा v की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, चलो, 2 पाई आर अपॉन क्या बोल सकते हैं, टाइम t, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे है रूट ऑफ जी एम ऑफ सन अपॉन कौन सा, r, ठीक है यहाँ तक। अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू आर अपॉन रूट ऑफ जी और मास ऑफ सन, लिख सकते हैं ऐसा। अब सोचो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन जी मास ऑफ सन। क्या हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बन गया, देखो यहाँ पे स्क्वायर था ना नीचे, तो उधर जाके क्यूब बन गया, और यहाँ क्या आ गया, जी एम ऑफ सन। अब सोचो कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट, क्या ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, जी कांस्टेंट, मास ऑफ सन कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर क्यूब। क्या यही हम लोग को प्रूफ करना था, हाँ जी, यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था। अब ध्यान रखिएगा ये डिस्कशन सही नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर लिया, हमने इस बात को मान लिया कि वो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन सर्कल में नहीं घूम रहा है। नहीं घूम रहा है तो उसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन रहेगा जो कि है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए क्यूब। चलो अभी मैं वो डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ,
ठीक है, हमको तो इसी की ज़रूरत है, हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखो मन नहीं मानता है ना, मानता है कि नहीं एक बार टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब भी प्रूव कर ही लें। चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया कि ठीक है ये हमारा क्या है, पाथ है, इलिप्टिकल पाथ, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया होता है, सन। ठीक है, यहाँ पे हमने सन ले लिया होता है, और मान लो यहाँ पे है प्लैनेट पी, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी कैसी है, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा, गोल गोल घूम जाएगा, गोल गोल नहीं, इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बाई सेकेंड लॉ हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि डी ए बाई डी टी क्या होता है, ये होता है एल अपॉन टू एम। पढ़ा था आपने ये बात। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एरिया स्विफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया जो टोटल स्वीप आउट होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ इलिप्स ही तो होगा, और इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी। ठीक है, अब क्या हम लोग लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है कि एरिया ऑफ इलिप्स कितना देर के लिए, तो टी टाइम तक के लिए, तो हम क्या बोले कि दिस डिवाइडेड बाई टी होगा, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग को क्या मिल जाएगा, उस खास एरिया मिल जाएगा जो कि है एल अपॉन टू एम। समझ में आ रहा है ये बात। अच्छा, क्या मैं यहाँ से इस तरीके से लिख दूँ कि पाई ए बी अपॉन टी इज इक्वल टू एल, मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है एम वी आर अपॉन टू एम। एम एम क्या हो गया यहाँ से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर के जगह पे भी हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वी आर मतलब ए वन माइनस ई, देखा है आपने पहले भी ये चीज़। यहाँ पे हो गया टू, यहाँ पे है पाई ए बी अपॉन टी। क्या यहाँ से ए और ए कैंसिल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ए और ए कैंसिल। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, पाई, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पाई बी अपॉन टी इज इक्वल टू, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, बताइए वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी है जी एम एस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। आ रहा है समझ में। और साथ में क्या आ गया, साथ में लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पे प्लस वाला होगा, यहाँ पे माइनस वाला होगा। ठीक है, ओके, नज़दीक वाली बात कर रहे हैं ना, नज़दीक वाली वेलोसिटी ये होती है, और साथ में क्या आ गया, वन माइनस ई। यहाँ तक आ गया आप समझ में। अगर अब आप इसको क्या करो कि कैलकुलेट करो, मैं कहीं पर लिख देता हूँ ना, कि नहीं तो पता चला वेलोसिटी आपको पता ही नहीं चल रहा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना था, जी एम ऑफ सन वन माइनस ई वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई का रूट, यही था वेलोसिटी, यही हमने यहाँ पे पुट किया। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि अपने पास वेलोसिटी पता है कितनी है, वेलोसिटी रूट ऑफ जी एम एस और वन प्लस ई, और नीचे में वन माइनस ई, और यहाँ पे साथ में क्या होता है, ए होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ और तो कितना आएगा, पाई बी अपॉन टी, और यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ जी मास ऑफ सन वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई, और साथ में क्या रहेगा, ए। और यहाँ पे क्या चल रहा है, वन माइनस ई और नीचे है टू। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड आपने कर दिया तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे है टी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाएगा रूट वगैरह गायब है ना, तो जी एम ऑफ सन वन प्लस ई, और वन माइनस ई कैंसिल कर लेते हैं, तो वन प्लस ई बचा, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 4a। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पाई स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है a इंटू वन माइनस ई, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ऑफ सन वन प्लस ई अपॉन 4a। क्लियर है ये चीज़। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि टी स्क्वायर उधर भेज देता हूँ और ये वाला इधर, तो क्या बन गया, पाई स्क्वायर ए का क्यूब 4 यहाँ लिख देता हूँ, वन माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी मास ऑफ सन वन प्लस ई। सो अब आप यहाँ पे देखोगे कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 4 पाई स्क्वायर
और यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस ई का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया जी एम ऑप्शन 1 प्लस ई, और साथ में क्या आ गया ए क्यूब। अब आप बताओ मुझे कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब लिख सकता हूँ मैं, बाकी हर चीज़ कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, अगर हर चीज़ कांस्टेंट है तो अपने को मिल गया कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये इसका पूरा प्रूफ है, कंप्लीट प्रूफ, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, ऊपर जो हमने सॉल्व किया था ना, वो हमने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या कर लिया था, सर्कल मान लिया, और सर्कल मानने के बाद बड़ी आसानी से आपको चीज़ें आ जाती हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेयर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड बी हाउ मच। मतलब बोलता है कि अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, पहले जो डिस्टेंस थी उससे आधा कर दिया जाए, तो बोलता है कि एक साल में कितने दिन वहाँ पे होंगे। देखते हैं। देखो टी स्क्वायर हम लोग को तो पता है ना कि T1 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। ये रिलेशन तो पता है हमको। पता है कि पहले कितना होता था दिन, 365 दिन होता था। मान लो T2 आपको नहीं पता। रेडियस ऑफ अर्थ पहले जितना था, पहले मान लो R था, तो मैं लिख रहा हूँ R का क्यूब। अब कितना हो गया, अब वो हो गया है R बाई 2 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 8 बचेगा ऊपर में, ठीक है, और ये हो गया 365, नीचे क्या आ गया T2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको, चलो इधर सॉल्व करते हैं। सो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 अपॉन 8। सो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365 अपॉन 8 का रूट कितना आता है, 8 से लगभग कितना आ जाएगा, 8 से कर लो ना सॉल्व। 8 4 जा 32, नहीं 8 4 जा 32, बचा कितना 4, और 8 5 जा 40, 45 और बचा 5, 8 6 जा 48, 46, 45.6 आ रहा है ना, 45.6 आ रहा है। ओके अच्छा, स्क्वायर भी करना था, राइट, यहाँ गलती हो गई। अच्छा चलो इसको दोबारा सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आ गया, ये यहाँ पे ये है। सो T2 का स्क्वायर मतलब T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 365 और 1/8 का रूट। 1/8 का रूट कितना आता होगा, लगभग 3 आता होगा। 365 अपॉन कितना, तो अपॉन मैं मान लो लगभग 3 मान रहा हूँ, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 2 और कितना आ गया यहाँ पे लगभग 125 आ रहा है, ठीक है 125। सो आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा क्लोज है, तो 129 कितना आ गया, ये बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो 1997 में IIT में पूछा हुआ सवाल भी है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। बोलता है द रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन टू इट्स मास इज दिस वन, मतलब 4.4 इंटू 10⁻15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बोलता है द एरिया इनक्लोज बाई अर्थ ऑर्बिट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच। सॉल्व किया जाए। क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन टू इट्स मास इज दिस। तो ये कितना आ गया कि मान लो यहाँ पे कि dA बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, L/2m होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि L/m अपने को दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 1/2 को रहने देता हूँ। L/m की जगह पे लिख देता हूँ 4.4 इंटू 10⁻15। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे हमको dA बाई dt दिया हुआ है। आप मुझे बताइए कि dA बाई dt मतलब क्या हो गया कि एरिया डिवाइडेड बाई टाइम नहीं हो गया, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻15, ठीक है। सो अब बताइए मुझे कि एरिया डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 1 साल का बाद चल रहा है, तो 1 साल की बात अगर है तो कितना हो जाएगा टाइम, तो 365 इंटू 24 मतलब इतने आवर्स। अब अपन सेकंड में अगर बात करें तो इतना हो जाएगा सेकंड, इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 2.2 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपका किस में आएगा आंसर, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। यही अपने को बोला था कि कैलकुलेट करने के लिए कि एरिया कितना होगा, एरिया का आंसर ये है। तो यहीं पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को।